सिर्फ मैं कहती हूँ आपके ऑडियो सुन लेना इनफ है। बिल्कुल। मैं बस हमारा मैंने आपके लास्ट कमेंट्स लेडी से लेती आपके लेक्चर सुने मैं बस। आपके ना कमेंट्स लेती हूँ और इंशाल्लाह बाकी लोग भी बाकी लोगों के लिए बड़े वो यूजफुल होंगे, तो स्टे विद अस। जी इंशाल्लाह चले, बिल्कुल। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इस सेशन को सेलिब्रेशन सेशन का नाम दूं या लेट्स रीस्टार्ट अगेन का नाम दूं, लेकिन आई विल ट्राई कि दोनों चीजें बैलेंस हो। और अगर इफ वी आर डिस्कसिंग द सक्सेस स्टोरीज, तो इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जो इस अटेम्प्ट में नहीं कर पाए दे फील मोटिवेशन कि ये लोग भी तो कर लिया है ना, तो व्हाई नॉट अस। और मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल जाएं अपनी गलतियां, बिल्कुल नहीं भूलनी अपनी गलती, आपने इनको याद रखना है और इनसे लर्न करना है। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में जो है एक सेट कोई परसेंटेज अचीव करता है तो वो पास हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग, उनके मुझे स्कोर्स आए हैं, कोई 57 है, किसी का 59 है और किसी का ऑब्वियसली जो पास हुआ है उसका 60 होगा। तो ये सिर्फ ना इसको परसेंटेज ही ले कि मैंने 60 लेना है तो यस आई एम 3 और 4 पॉइंट्स बिलो, तो मैं इसको इम्प्रूव कर लूंगी एंड आई विल क्रॉस दैट हर्डल। तो सक्सेस या फेलियर तब मैटर करती है जब आप हार मान चुके होते हो। एक लर्नर के लिए, एक आगे जाने वाले के लिए तो ये चीजें ना मैटर ही नहीं करती, क्योंकि वो ज्यादा उसको वो परसेंटेज अचीव नहीं करता तो वो स्ट्राइक बैक करता है और बहुत ज्यादा हार्डर हिट करता है। ठीक है, और ये जो सीपीएसपी का एग्जाम है, या ये कहूँ कि ये ओबीजी की जो लाइफ है ना, इसमें जितनी लर्निंग आपके फेलियर से होती है ना, इतनी सक्सेस से नहीं होती। सच में जब आप अपने आप को आके 10 साल के बाद देखोगे ना, तो आपको हर वो केस याद होगा जो आपने खराब किया लिटरली, और आप उसको दोबारा कभी नहीं खराब करने वाले। आप में अगले 10 सालों में आप में जो केसेस में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो केसेस होंगे जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे। उन केसेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जिसमें एक दफा आपने एक डिफिकल्ट टाइम देख लिया है या गलती कर ली है और उसको सीख लिया। तो गलतियां मतलब वो इस सेंस में अच्छी हैं कि अगर आप उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो दे आर आवर फ्रेंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अ वेरी पॉजिटिव कोट। अब इसमें जो एम्फसाइज करना है ना, मैं वैसे इस कोटेशन की भी डाइसेक्शन करने वाली हूँ। देखो, आपने इस पूरे कोड में जो चीज इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि आपका ना एंडिंग क्या है। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू एंड यूर गोल। आपका जो टास्क है वो फाइनली किस तरह उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, ये मैटर करता है। कोई इस तरह नहीं है कि आपने उसको स्टार्ट कैसे किया, कब किया। आपने सितंबर में इसको अपनी डिग्री अचीव कर ली है या आपने मार्च में कर लिया, फाइनली आपने कर लिया। और आई अश्योर यू सूनर और लेटर, इफ यू आर हार्ड वर्कर एंड यू हैव डिसाइडेड यू विल नॉट क्विट, आपने इसको कंप्लीट कर ही लेना है। लेकिन थोड़े स्मार्ट बने। ये जो प्रोसेस है ना अपनी डिग्री कंप्लीट करने का, इसको थोड़ा शार्ट रखें। और उसको शार्ट किया जा सकता है। वो इस एग्जाम का एक सर्कल होता है जिसमें आप को दोबारा थ्योरी में बैठना पड़ जाता है। ठीक है, फिर एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। फाइनली लोग थ्योरी रिपीट करके भी पास हो ही जाते हैं। मतलब मेरे बैच में जिनके साथ मैंने एफसीपीएस किया था, आज 2023 में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एफसीपीएस ना किया हो। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंट मोस्ट एग्जाम में किया बट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो ना, आप इन गलतियों से सीख रहे हो, तो आप इसको बहुत जल्दी वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने आज आपके लिए इस सेशन के लिए प्रिपेयर किया है, तो बहुत सारी चीजें थी दिमाग में, कैसे क्या लिखूं। तो सबसे जो आज के वक्त पे तुम लोग सब जो रह गए हो, मुझे पता है तुम अब वो जिसे मैं कहती हूँ ना जख्मी शेरनी हो, तो तुम वो लोग हो और तुम लोग ना अपने बेस्ट मोमेंटम में हो इस वक्त। अतरुबा वालेकुम सलाम। रेलू कट्टे, सॉरी आई हैव गिवन हर नेम क्योंकि हर केस अतरुबा प्रेजेंट करती थी और आई नो शी विल डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज डन इट and I will unmute you people including Atruba and she will share her own success story with you people. तो जो इस स्लाइड का मकसद है ना, वो ये है कि जिनका नहीं हुआ, यू पीपल आर इन पेन, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो आपका दर्द है, ये दुख है, इसको भी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैंने भी जिंदगी में बड़े फेलियर्स देखे हैं और वो पोस्ट फेलियर एक एहसास होता है कि सबने कर लिया और वाई आई एम सो मतलब मैं पीछे क्यों हूँ, वाई आई एम
नॉट मतलब मैं उस फिनिशिंग लाइन को मैंने क्यों नहीं क्रॉस किया, ये जो वाई है ना ये बड़ा पेनफुल होता है, ये से नींद नहीं आती बंदे को, ठीक है। वो हर वक्त मुस्तरिब रहता है, जहां दुनिया भर में कोई लर्निंग एक्टिविटी हो रही थी ना तो आई वाज देयर, नींद ही नहीं आती थी, मतलब इतना दुख था दिल में कि मैं क्यों नहीं कर सकी। सब मतलब मेरे साथ जो लड़कियां थी उन्होंने मुझसे पहले ही किया था CPS, मैं रह गई थी, वो अदर रीजंस थी कि मैं क्यों रह गई, तो लेकिन मैं रह गई थी फाइनली। आई फेस्ड जो वो टाइम मैंने फेस किया, तो वो जो वो पेन था ना उससे सीखा है भाई। और नींद नहीं आई, और वाकई नहीं आई जब तक एग्जाम पास नहीं हुआ। आल दो मेरा टॉक्स या मेरा क्लिनिकल एग्जाम मेरी फर्स्ट गो में पास हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट गो आ ही नहीं रही थी ड्यू टू माई वेरियस इश्यूज, लेकिन आ गई। और वो जो दर्द दुख था ना उसको बड़े ही जो है वो बड़ा ही किलिंग था, और उसी ने ही मुझे फोर्स किया कि मैंने जो है बहुत ज्यादा केसेस देखे और लर्न किया, और उसी की बेस पे मैं तुम लोगों को ना पढ़ाने के लायक हूँ। अगर मैंने अपना पार्ट 2 का वो डिफिकल्ट टाइम ना देखा होता ना और मैं बड़े आराम से पास हो जाती, तो मैं क्या पढ़ाती तुम लोगों को। मेरे पास तो वो केसेस ही नहीं थे जो मैंने वो लाहौर के हर हॉस्पिटल में घूम घूम के देखे, मेट्रो पे, रिक्शों पे ड्राइव करके, और पेशावर जाके, और कराची जाके और फैसलाबाद जाके। उन दिनों तो ऑनलाइन होता ही नहीं था, तो मेरी तो सारी जितनी थोड़ी बहुत इनकम थी वो इन्हीं चक्रों में जाती थी कि मतलब बुक्स खरीद ली, मतलब बाय एनी मीन जो चीज भी जिस चीज की भी हेल्प से मैं एग्जाम पास कर सकती हूँ ना, मैं उसको ब्लाइंडली किए जा रही थी। और ये नहीं है कि मैं मतलब वो कोई चीज वो गलत थी, मैंने जहां जहां भी मैंने वो ठोकरें खाई सीखा ही है, ठीक है। कोई मैस अब्डामन के कोई 100 केसेस देखे होंगे, प्रोलैप्स के कोई 200 केसेस देखे होंगे, और दैट्स वाई मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरा फेवरेट आएंगे प्रोलैप्स, फेवरेट है मेरा इनफर्टिलिटी और मैस अब्डामन, ठीक है। चलो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, अपना टाइम याद आ गया। अरे भाई देखो, तुम लोगों ने हार नहीं माननी, तो मैं ये जो आपका ये जो आपको इंटीमेशन वो मिला है ना, ईमेल लिखी है जिसमें वो लिखा हुआ रेग्रेट, भाई ये तो भाई पेनफुल है ना। वाई दे आर फीलिंग रेग्रेट कि वो तुम लोगों को पास नहीं कर रहे, हाउ डेयर दे आर, मेक देम टू राइट इट, वी आर प्लीज टू से दैट यू हैव डन योर डिग्री, ठीक है। इसके लिए आपने ना ऑर्गेनाइज करना है अपनी सिचुएशंस को कि अभी किधर खड़े हो, जाना किधर है, ठीक है। और अगले 5 से 10 सालों में किधर देखते हो खुद को। अगर तुम आज से 5 से 10 साल के बाद अपने आप को उस जगह पे देखते हो कि आपने सिर्फ डिग्री पास की, FCP से MCPS किया, लर्न कुछ नहीं किया, तो वो फायदा नहीं है। बिकॉज ये जो आपकी फील्ड है ना, ये तो वो है कि जिसमें आपने परफॉर्म करना है, बाकी केसेस को आपने मैनेज करना है। और वो तभी आएगा बच्चों जब आपका माइंड फोगी नहीं है, वरना तो अर्ली प्रेगनेंसी में ही जिंदगी में उलझ ही जाओगे कि वेयर इज PUL, वेयर इज एक्टोपिक, दिस इज थ्रेटन्ड मिसकैरेज। और अभी भी आप देखते हैं कि आपके इवन आपके HODs और कंसल्टेंट्स किस तरह केस खराब कर रहे होते हैं। आपने नहीं ऐसे बनना, ठीक है। आप अगले 10 साल में अगर आप अपने आप को स्टैंड देखते हो तो इस जगह पे देखते हो कि आप अपनी फील्ड में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन दिस। और ये एक्सपर्टीज जो है वो कैसे आएगी, व्हेन यू विल सी वेरियस सिनेरियोज। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में मैं तुम्हें बताऊं कि आई कैन गिव यू 200 सिनेरियोज एंड ऑल 200 सिनेरियोज आर डिफरेंट विद ईच अदर, तो ये ऐसा ही है, हर केस एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इंसानों में तो ये तो नहीं होता सिर्फ वो सिंपल एक सिचुएशन में आता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पर ये सिर्फ आपकी क्लिनिकल अप्रोच है कि आप उसको पिक करते हो कि व्हाट इज माय वर्किंग डायग्नोसिस, और ये तो परफॉर्म कर करके आएगा ना, केसेस देख देख के ही आएगा, ठीक है। तो आपने अगर आप अपने आप को एक अच्छा कंसल्टेंट देखना चाहते हो ना, तो ये जो आपको अल्लाह मियां की तरफ से एडिशनल टाइम मिला है ना, इसको आपने बड़ा ही वाइजली यूज करना, ठीक है। तो वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, और सेकंड थिंग इज दैट वर्क ऑन योर डिफरेंशियल्स, अगर आपने क्लिनिकल टॉक्स पास करने हैं, ठीक है। और ये जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके कंफर्ट जोन में आप रहते हो, और आप मुझे पता है आप सब में सबकी शादियां हैं अप्रोक्सीमेटली, मेजोरिटी जो है उनके बच्चे भी हैं, और फिर उनके मसले भी चलते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सबके लिए तो सेम है। इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग तो शादियां भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, तो ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। और जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट सक्सेस इन दैट फील्ड, ठीक है। चैलेंजेस भी आते हैं, और यही तो बात है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वुमेन, यू आर डॉक्टर, और डॉक्टर भी वो जो कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, ठीक है। तो ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें,
अब तुम लोगों के तो हालात ये हैं, जो वो एग्जाम ड्रिल्स का सेशन चल रहा था, वो एक सिनेरियो पढ़ के ही उदास हो जाते थे कि ये तो होने वाला नहीं है। और उस वक्त जब हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार बैठे, नोबडी वाज गोइंग टू नो स्टार्ट, वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा था। ऐसा तो नहीं करना ना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, फिर फेलियर से तो लर्न होता है, लर्न करता है बंदा। तो ये मेरी टिप्स हैं कि अभी अगर आपने मार्च में एग्जाम देना है, इंक्लूडिंग एफसीपीएस और एमसीपीएस 1, सबके एग्जाम मार्च से ही स्टार्ट होंगे ना, फैब में तो उनका थ्योरी है। तो यू पीपल हैव जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स मोर। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और वो हर चीज करनी है जिसमें तुम लोग वीक हो, हर चैलेंज एक्सेप्ट करना है, ठीक है, अन्नी मचा देनी है। और अपने अपनी ना वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। अगर आप 57 पे रह गए हो तो आपको अच्छे से पता है कि उन 14 स्टेशन में आपने कहाँ गड़बड़ की है, ये आपको अच्छी तरह अपने दिल में भी पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। इफ यू आर बैड इन काउंसलिंग, फोकस ऑन काउंसलिंग कंपोनेंट्स एंड उसको प्रैक्टिस करें रियल लाइफ में सिनेरियोस के साथ। अभी आपके मॉक के एग्जाम ड्रिल स्टार्ट होगी, उनमें करें मैक्सिमम। इफ यू आर बैड इन मेकिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे एम्फेसाइज करें। इफ यू आर बैड इन डूइंग एग्जामिनेशन करें। इफ यू आर बैड इन इंटरेक्टिंग विद पेशेंट, उस पर वर्क करें। इफ यू आर बैड विद इंटरेक्टिंग विद योर एग्जामिनर, उस पर फोकस करें। इफ यू आर बैड इन टीचिंग योर जूनियर, उस पर फोकस करें, ठीक है। ब्लाइंडली पूरे एग्जाम के कंपोनेंट्स पे ना करें। जनवरी का जो आपको महीना है ना, ये सिर्फ उस पर फोकस करना है जहां तुम लोग वीक हो, ठीक है। जैसे कि बच्चा थ्योरी में रह जाता है, तो आप देखते हैं थ्योरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन आपको यूरोगाइनी नहीं आता, तो आपने बस यूरोगाइनी करना है ना, पूरा सिलेबस तो नहीं करना। आपको लेबर पे क्वेश्चंस नहीं आते तो बस आपने लेबर ही करना है ना, पूरा तो नहीं करना। तो ये होती है स्मार्ट अप्रोच। और सेम गोज फॉर क्लिनिकल एग्जाम्स और ये जो आपके टॉक्स हैं। जो बच्चा जहाँ वीक है उसको वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगा और उसको वो खुद ही उसमें मास्टरी गेन करेगा, ठीक है। हेल्प इज अवेलेबल बट नोबडी इज गोइंग टू कम एट योर डोर स्टेप कि वो आपको प्रोवाइड करे हेल्प, यू हैव टू सीक, ठीक है। ओके अच्छा, वैसे तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि वाई पीपल जो लोग पास हो गए हैं, मैं तुम लोगों को बताऊंगी क्यों पास हो गए हैं, बट ऑब्वियसली दिल में एक एहसास है कि जब ये लोग पास होते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते, तुम्हारी कैंडिडेट थे ना, तुम्हारे साथ ही तो उन्होंने तैयारी किया, तुम जानते भी हो उन लोगों को, जानते हो ना। तो ये वही लोग हैं जो आपके साथ स्टार्ट हुए थे। निर्मता है, थ्री से मेरे साथ हैं, 3 साल से शी इज विद मी, बट फाइनली शी हैज डन दिस। फिर ये मेरा प्रीमियम एमसीपीएस टॉक्स का ग्रुप है। अप्रोक्सीमेटली इस ग्रुप से भी 21 पीपल पास हुए हैं। और आप जानते हैं इकरा को, सलमा को, उस्मा को, आयशा को, तैयबा को, ठीक है, डॉक्टर गनी को, ये सारे आपके ही तो कोलीग्स हैं। जब ये पास हो गए हैं तो वाई नॉट यू, अतरुबा को, सना को, ठीक है, सायमा को, मैनी मोर, ठीक है। ये सारे तो आपके प्रीमियम से हैं ये सारे लोग। तो अलीना है, मुझे पता है अलीना के साथ मेरी कन्वर्सेशन क्या होती थी, और अलीना ने बहुत खुद को इम्प्रूव किया, बहुत, मतलब when she has started where she was and now when she was ending her degree with us and where she was, उसकी एक स्टोरी है उसकी continuous effort की। I have witnessed her struggle. Same goes for our Relu Katta. Everyone knows about her. Adruba. Okay, Dr. Anam. Although she was very silent, but Alhamdulillah, she has done this. Or Dr. Aruba and Dr. Sahrish, Dr. Anam. इनका ऊपर आई थिंक स्क्रीनशॉट था, फी स्लिप का, तो वो मैंने काट दिया, नाम भी काट दिया। ओके देन डॉक्टर सलमा, इकरा,
अच्छा आवाज नहीं आ रही, सॉरी। तो ये सब लोग जब कर चुके हैं ना, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मुझे कल पता चला है कि दे वर फेसिंग वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ. Parents were in ICU, your husband was not there, and you have any domestic issues, and even then they were struggling. और एक कैंडिडेट को तो वो भी पता चला है कि 3 साल का बच्चा डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है, एक को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है. मतलब हर एक की देखें कितनी डिफिकल्ट स्टोरीज है, फिर भी तो किया है ना इन्होंने. और यही एहसास काफी नहीं है कि ये आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, आपने उनको कुछ बन के दिखाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ बनना है. ठीक है, तो ये तो बस एक एग्जिट एग्जाम है, इतना तो तुम लोग ट्रैवल कर चुके हो, 70-80% तो तुमने कर लिया है, अब उसको नाइसली फिनिश करना है ना. और ये एग्जाम परफॉर्मेंस बेस्ड है ना, तो परफॉर्म करना है. आई अंडरस्टैंड थ्योरी आप लोगों ने पास किया तो रीजनेबल आती है ना, ठीक है. तो बूस्टर कोर्स के बारे में बताती हूँ, पहले आप लोगों से डिस्कस करती हूँ. ऐसी जिंदगी चल रही है. रिकॉर्डिंग है, अभी नहीं बता रही. अच्छा 1 मिनट, अजान भी हो रही है. डॉक्टर महविश, डॉक्टर हिराज जो है वो भी मैं हमें गई थी, मुझे लगा आप कोई बात करना चाह रही हैं. आ गई हैं मैं डॉक्टर आ ही हिराज. गई हूँ. हाँ जी सादिया, हो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम. चलिए. इस एग्जाम की खसूसियत ये है कि ये जो थ्योरी तो चलो हो जाती है पास, लेकिन वाइवा जो है ना, आपकी मेंटल, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना कि मुझे इसको पास करना है, तो आप कर सकते हैं. आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब कुछ आपको एक पे लगा के फिर करना पड़ता है इसको. नहीं, यू आर वेरी राइट. मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, और वो जो रियल टाइम फोबिया है एग्जामिनर का, और वो शॉर्ट टाइम है, उसमें वो सब चीजें टास्क पूरे करने हैं, तो मेंटली स्ट्रांग होना तो फॉर मोस्ट की है. यू आर वेरी राइट सादिया. अब मुझे बताओ, तुम आपका क्या स्टेटस है? उड़ गया या पास हो गया? नहीं, उड़ने तो नहीं दूंगी, लेकिन अच्छा अभी किया देना था. है. अच्छा हाँ, यू हैव स्किप्ड इट. मैंने स्किप किया था ये, और इसीलिए किया था कि चीजें ऑर्गेनाइज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरफ टॉक थे, एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉक ज्यादा हैं बहुत सारे, और थ्योरी मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, और फिर केसेस की बुक सारी हैं, 3-3 4-4 बुक, उनको कैसे मैं कवर तुम्हें एक बात करना. बताऊं सादिया, तुम हाँ, अकेले ये सोचती रहोगी तो अगले 10 साल भी यहीं खड़ी रहोगी. ये जो क्लिनिकल एग्जाम्स हैं, ये टॉक्स है, ये वैसे ही ग्रुप स्टडी है. ग्रुप स्टडी से बना दी कि अपने 2-4 अपने जैसे फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ पढ़ो. और ऑब्वियसली अब तो ऑनलाइन भी हेल्प अवेलेबल है, आपको पता है. लेकिन ये सोलो बंदे का काम नहीं है. नेवर एवर, डोंट डू दिस. और जिंदगी में वो टाइम कभी भी नहीं आएगा व्हेन यू विल थिंक कि आपकी थ्योरी 100% है. वो तो मेरी अपनी भी नहीं है. मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, मुझे पता है, मुझे रोज ही पढ़ना पड़ता है, एक नई मुसीबत होती है. और जो स्टेशन लड़कियों ने बताया, तो उन्होंने, एक लड़की ने मुझे ये भी कहा कि राधिया, बुक से कुछ नहीं आता है, क्लिनिकल्स में बुक से नहीं आता, वो तुम्हारी सारी एक मतलब वो मिक्सचर है हर चीज का, तुम कैसे परफॉर्मेंस को लेकर चलती हो, वो है, बुक से नहीं आता. एक्सीलेंट, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट. देखो बुक में अगर मैं ये कहूँ ना कि लिखा हुआ है कि फाइब्राइड की ये प्रेजेंटेशन है और टिल फाइब्राइड लिखा हुआ है, फिर दूसरे केस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बेनाइन ओवेरियन सिस्ट की ऐसी है, फिर तीसरे पर उन्होंने लिखा हुआ है मैलिग्नेंट की ऐसी है, चौथे पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जीआईटी के भी ट्यूमर होते हैं. तो हाउ यू कैन कंपाइल ऑल ऑफ दिस? आपको तो उसी पेशेंट में हर चीज एक्सक्लूड करनी है ना. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बुक्स से कुछ नहीं आता. ये बुक्स से तो स्टार्ट हुई है स्टोरी, बिकॉज यू नो कि ये डिफरेंट मैसेज कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इस पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी है, इसमें से कैसे की पिक करनी है, वो कोई घर आके नहीं बताएगा. यू शुड रीड द होल डिफरेंशियल्स ऑफ मैस एब्डोमेन, देन यू विल बी एबल टू एक्सक्लूड के इसको ये है, इसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है. तो ये जो थ्योरी है, ये बिल्कुल एक स्टेप वाइज अप्रोच है. ये पास होगी तभी तुम लोग इस काबिल हो कि तुम यू कैन वर्क ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. और मुझे अर्ली प्रेगनेंसी और यूरोगाइनी और ऑन्कोलॉजी या इनफर्टिलिटी, वो ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं.
नहीं अच्छा आता तो एक बस नहीं आता। और एक बात है कि स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि कोई आपसे करवा तो नहीं रहा ना, मतलब ये तो एक थ्योरी है जो आपको बोलनी है, या आपकी नॉलेज है जो आपको डिलीवर करनी है, मतलब अपने ऊपर काम हाँ बिल्कुल सादिया, आई विल एग्री। और मैं इस सेशन के बाद ना मैं तुमसे 2 केसेस डिस्कस करूंगी एंड देन यू विल एग्री के हाउ वी शुड प्रिपेयर दिस एग्जाम और व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। आई विल टेल यू। ये जो माइंड में फॉगीनेस है ना, ये इंशाल्लाह छुट जाएगी अभी, ठीक है? और तुम स्टे करना, जाना नहीं। तो व्हाट यू से अत्रुबा, हाउ, क्या एक सक्सेस स्टोरी और एक अनसक्सेसफुल स्टोरी में क्या कंपैरिजन है? तुमने डूज और डोंट्स बताने हैं जो तुमने फील किया है, बिल्कुल अब जो है जेन्युइन होके और बायसनेस के अलावा। मुझे पता है तुम बड़ी जेन्युइन लड़की हो और तुम इन बच्चों को जैसे तुम मोटिवेट करने वाली हो ना, क्योंकि तुमने रिसेंटली सारी चीजों को बड़ा ही 1-to-1 फेस किया है। तो आई बिलीव ऑन यू, यू आर गोइंग टू गिव अस वेरी वैल्यूएबल टिप्स। सो व्हाट यू से, कैसे एग्जाम पास होता है ध्रुवा? अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आपने बहुत बहुत मुझ पे भरोसा करके और बार बार आप नाम लेती थी ना, तो और मुझे मोटिवेशन मिलती थी और मैंने फिर किया। बाकी ये है कि एग्जाम के लिए आपको एक तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कि मतलब आपके पहले आप अंदर बिलीव करो कि मैंने करना है और मैं कर सकती हूँ। डेडिकेशन आपको चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें साइड पे करनी पड़ती हैं। मुझे आपका याद है जब हमारा थ्योरी एग्जाम पास हुआ तो आपने कहा था या तो ये 40 डेज मुश्किल गुजार लो या अगले 6 मंथ मुश्किल गुजार लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने घर पे ये बैठ के बात की थी, मैंने मेरी मदर इन लॉ से, हस्बैंड से, कि देखिए ये टाइम पीरियड या तो मैं डिफिकल्ट गुजार लूँ या फिर अगला टाइम। तो फिर मैंने पूरा लग के मेहनत किया। और दूसरा सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जो मेरा सबसे ज्यादा फायदा वो जो मैंने लास्ट में जो सेशंस लिए ना मॉक वाले, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब बोलने का जो मेरे अंदर हौसला आया। अब नॉलेज तो सबको है, सब पढ़ के गए थे, और थ्योरी जाहिर सी बात है हमने एग्जाम पास किया था तो तब तक तो सब थे कि हाँ हमें सब आता है। लेकिन बोलने के लिए वही बात है, जब कई दफा आपने सिनेरियोज आप देती थी एकदम से बोला ही नहीं जाता था, आता सब था लेकिन बंदा ब्लैंक हो जाता है कि मैं कैसे आंसर करूं। वही चीज है, हमें पता, वही आपने हिस्ट्री लेनी है, वही इन्वेस्टिगेशन, वही मैनेजमेंट, सबको आता है, लेकिन आप ऑन द स्पॉट कितना बोलते हो ये मैटर करता है। और बाकी नसीब की बात भी है सारी। और अच्छा हाँ, ये लक वाली बात पे बिल्कुल मैं बोलूंगी, क्योंकि ना ये जो लोग लक का मिसयूज करते हैं ना, उनके लिए मैंने कुछ बोलना है। विदाउट हार्ड वर्क लक इज नथिंग। अगर आपकी मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ। देखो अध्रुवा, तुम्हारी स्ट्रगल मुझे पता है। मेडिकल डिसऑर्डर का जो हमारा एग्जाम सिनेरियोस पे लाइव परफॉर्मेंस वाली ड्रिल थी वो 6 घंटे गई थी। हमने उस दिन बैठ के सारे मेडिकल डिसऑर्डर एक स्टूडेंट से कहा था परफॉर्म करें। तो वो जो आखिरी बच्चा था ना, जो छठे घंटे के लास्ट सेकंड तक बैठा हुआ था, वो पता है कौन था? उसका नाम था अत्रुबा। और आई टोल्ड माय टीम एट दैट टाइम, यार इतनी डेडिकेशन, इतनी सैक्रिफाइस, इसके बच्चे दरवाजे में बैठे हुए हैं और वो कह रही है रुक जाओ। मेरे पास वो वीडियो भी है मेरे बेटे की, मामा प्लीज ओपन द डोर ओपन। मेरी सिस्टर ने वो बनाई हुई थी। और तो तुम्हारा एक एक वर्ड मैं महसूस कर सकती हूँ, ये जो कंसिस्टेंसी है, जो सैक्रिफाइस है, आई हैव विटनेस इट। और तुम्हारा हर टास्क पे जो तुम्हें बिलीव था कि चलो मुझे नहीं आता तो ज्यादा मैं खराब ही करूंगी ना, बट मेरे साथ एक टीम है, मेंटर्स हैं, दे विल गाइड मी, और नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट इन अ बेस्ट वे। तो यू आर अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। जो उनको जानते हैं अत्रुबा को, वो उनको पता है उनका। और अत्रुबा तुम्हें मुझे ये बताओ, मैम ऐसा होता था कि अगर मैंने मैंने कोई परफॉर्म किया और मेरा बुरा हुआ है ना, तो वो मुझे पूरा दिन चुपता रहता था कि ये मुझे क्यों नहीं आया। और मैं फिर उसको इतना प्रैक्टिस लिख के, मतलब मैं पूरा बनाती थी, बोलती थी, कोई 10 दफा मैं रिकॉर्ड करती थी, और फिर मैं मतलब वो फिर मुझे भूलता नहीं था। है ऐसे ही था, जो मैंने परफॉर्म किए ना वो सब मैंने दोबारा पढ़े। मैं बिल्कुल आई विल एग्री। मुझे तो ना तुम जैसे स्टूडेंट्स में अपना आप नजर आता है। आई वाज परफॉर्मिंग डायबिटीज लाइव इन अ वर्कशॉप। वो पहले तो ऑनलाइन होती नहीं थी, तो डॉक्टर थे, कोई प्रोफेसर थे, और डायबिटीज पे उन्होंने पता मुझे रिमार्क्स क्या दिए। ही सेड मी, यू आर अ हॉरिबल डॉक्टर। बहुत क्लास तो हंस पड़ी। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द मैं खड़ी हुई थी वो जो स्टेज पर। उन्होंने बोला तुम तो हॉरिबल हो ना। मैं अभी तक वो पेन ना मैं दिल से महसूस करती हूँ, और जब डायबिटीज आता है ना तो मुझे वही वर्ड्स याद आते हैं। और फिर मैं कहती हूँ चलो आस्तीन ने ऊपर चढ़ा ली, अब तुम आए डायबिटीज मेरे पास और मैं इसको छोड़ दूँ।
मतलब और उसके पता डायबिटीज के मेरे पास ना, मैं भी तुम लोगों को वैसे, मैं इतनी जज्बाती हो गई सोच के, मैं तुम्हें अपना रजिस्टर दिखाती हूँ जो सिर्फ डायबिटीज का है। पता है उसमें उसके कितने पेजेस हैं जो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं? दे आर 1000 पेजेस, दे आर लिटरली 1000 पेजेस एंड आई विल शो इट इन द एंड। तो वो मुझे चुभ गया था वो बात। और सेम अतरुबा, अगर किसी केस में तुम परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हें नहीं आता, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ये जो बेइज्जती है इसको भी तो कैश करो ना नेक्स्ट टाइम। उससे आपसे बेहतर ये कोई नहीं करने वाला। और अतरुबा, ऐसे ही मुझे है। याद है आई वाज परफॉर्मिंग इन पेशावर, मेरे हस्बैंड ने कहा था हर के परीक्षा अटेंड करती हो तुम, और तुम अपने हालात देखो। और ऑब्वियसली यार मेरे पास ना पहनने को कपड़े नहीं होते थे, 2-3 सूट होते थे बस, वही इस्त्री, बिल्कुल कभी पार्लर की शक्ल नहीं देखी अपने, जब अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। जो मेरे हालात थे, वो एक नहीं होता बंदा जिसको जो पैशनेट होता है, जिसने बस करना ही होता है। तो जब मेरा एग्जाम जब मैंने एग्जाम पास करना था, मेरा थ्योरी नहीं दे पा रही थी, तो खैर हो ही गया था। लेकिन जब मेरी फाइनल वर्कशॉप थी ना, उसमें ना कोई DUB का नहीं, कोई ऑन कॉल ओवेरियन मैस का कोई केस था, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें जो कैंडिडेट थी ना, और सुबह मैं नाइट ड्यूटी करके सीधी गई थी LRH पेशावर वो केस लेने। तो वहां गई हूँ, तो वो लड़की ओवेरियन मैस प्रेजेंट कर रही थी। मेरा दिल था मुझे केस मिल जाता, उन्होंने पहले बुक करा लिए सारे। तो उसने जनाब उसने जैसे वो केस प्रेजेंट किया, तो मुझे समझ आ गई ये लड़की जो है ना, ये एग्जामिनर इतने दूर दूर से आए हैं, ये इस केस को तबाह कर देगी, इससे ये मैनेज नहीं होगा, और फिर हमारा ओवेरियन मैस रह जाएगा। और फिर मुझे याद आया बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ, शॉर्ट लीव भी ली है, हस्बैंड से भी आर्ग्यू करके आई हूँ, तो क्या मैं आज का दिन ऐसे जाया करके जाऊंगी कि मैं ये सीख के जाऊंगी? तो उस वक्त पता मैं किस पॉइंट पे थी। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी क्लिनिकल वर्कशॉप में एग्जामिनर को ना किसी कैंडिडेट के लिए ना क्लैपिंग करते नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने ये तो सुना था कि तुम हॉरिबल हो, बट मुझे ये नहीं मैंने सुना था कि यू आर दी बेस्ट। वो केस मेरा था भी नहीं, वो तो पहले से ही कोई लड़की परफॉर्म कर रही थी, और मैंने पढ़ा भी नहीं था। लेकिन मुझे पता मैं इसमें काफी होमवर्क कर चुकी थी। मैंने कहा कि एग्जामिनर को कि मैडम मुझे आप मौका दें, मैं इस केस को करना चाहती हूँ, क्योंकि ये केस तो खराब ही हो गया, कैंडिडेट ने तो हिस्ट्री ही सही नहीं ली, तो फिर आप इसको ऐसे करके चली जाएंगी, तो हम तो बहुत सीखना चाहते हैं आपसे। उसने कहा तुम बोल्ड हो तो तुम आओ स्टेज पे। और उन्होंने मुझे 3 से लेके 4 तक इतने घटिया डिफिकल्ट सिनेरियोज दिए, और फाइनली वो जो इतनी एरोगेंट मैम थी ना, उन्होंने कहा, जब मैं जाने लगी ना, उन्होंने कहा रुक जाओ, और फिर उन्होंने पूरी क्लास से कहा क्लैपिंग करो इसके लिए। वो बस जो था ना, उस दिन मुझे लगा यार मैं पास होती है या नहीं होती, बट वो जो कमिटमेंट थी ना हॉरिबल से दी बेस्ट वाली ना, वो मेरी पूरी हो गई। और जब मेरे जख्मों पे जो नमाज पढ़ लो मरहम सारे बच्चे जाओ। वो मरहम पूरा हो गया। तो अतरुबा, तुमने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपको नहीं आता ना तो फिर उसको चैलेंज लें। यू आर वेरी राइट। अच्छा अतरुबा, ये बताओ, तुमने इतनी एफर्ट की, मुझे पता है तुमने कैसे एफर्ट की है। आप भी थे, डॉक्टर सिद्रा भी हैं, वो इंशाल्लाह वो FCPS देंगी, वो वेरी हार्ड वर्क है, रुखसाना भी हार्ड वर्क है, मुझे पता, हुमैरा भी थी आपके साथ, इनाया सऊद भी थी, ये लोग भी हार्ड वर्कर थे। इसमें से आई नो इनाया रह गई है, रुखसाना रह गई है, अतरुबा तुम भी लेट्स सपोज तुम रह गई हो, लेट्स सपोज यू फील यू couldn't clear दिस एग्जाम, क्योंकि उस दिन तुम्हारी नींद पूरी नहीं थी, या उस दिन फैमिली को इश्यूज थे, या उस दिन तुम लेट पहुंची, या उस दिन वाकई एग्जामिनर एक दो इतने रूड थे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, तो क्या तुम सिर्फ अब इस एग्जाम तुम्हारा फेल हो गया, क्या तुम नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और क्या आप थर्ड अच्छे टाइम भी ऐसे पॉलिश होगा? होके नहीं। थर्ड टाइम देखो, लक सिर्फ विल अफेक्ट यू फॉर वंस। ये जो बच्चा जो वाकई अच्छा है, वो क्या कंसिस्टेंटली फेल होने वाला है? क्या वो कंसिस्टेंटली फेल होने वाला है? नहीं होने वाला। एक दफा होता है मिसहैप, बट सेकंड थर्ड टाइम नहीं होता। जो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो इस काबिल, वो कहे वो लकी नहीं है और बाकी लकी है? एक बच्चे को 12 एग्जामिनर ने एग्जामिन किया, वो फेल है, उसने कहा मैं तो भाई मैं लकी नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर वो अपेयर हुआ, फिर 12 एग्जामिनर ने मिलकर उसको फेल किया, उसने कहा नहीं मैं तो लकी नहीं हूँ ना। फिर थर्ड टाइम अपेयर हुआ, फिर कहा 12 एग्जामिनर ने कि भाई तुम फेल हो। इस कैंडिडेट को लक को कोसना है या खुद को इम्प्रूव करना है? इसमें तो खुद को इम्प्रूवमेंट बनती है, कहीं ना कहीं कोई हाँ ना कोई पॉइंट। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो लक मैं कह सकती हूँ लक का मैटर होता है, लेकिन लक आपको एक जगह पे मुस्तकिल रोक नहीं सकती। जिसने आगे जाना है उसने आगे ही जाना है। मेरे साथ डॉक्टर महविश सफदर है। महविश इधर हो। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। महविश फैसलाबाद की सबसे बड़ी कंसल्टेंट है। बात आई नो करें यार। मैडम। और ये इसका उड़ गया पहली दफा में, और इसका रो रो के हाल हाँ खराब। यार। मैंने कहा महविश तुम्हें को रोक सकता है दूसरी दफा? यू आर अनस्टॉपेबल, दिस इज जस्ट अ बैड लक। और यस वो मैडम, मुझे निकली है आपकी सेकंड अटेम्प्ट लाइंस में। याद है। और आपने वाकई सबके सामने कहा था कि मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट को वाकई मैंने लास्ट अटेम्प्ट समझा था तब, कि नहीं करना है। और मैडम मेरी, मुझे तो लगता है तब फर्स्ट में मुझे लगता है गलतियां भी थी उस वक्त, कि आपको वही बोलने वाली बात, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना आप लैग करते हैं, बोलते नहीं है जब तक आप। बिल्कुल, यू आर राइट, सही कह रही हूँ। तो एक हाँ जी। अच्छे बच्चे को ना ये दुनिया लक की बेस पर रिजेक्ट नहीं करने वाली। जिसने आगे जाना है, हम सब उसको मिलके पीछे से धक्का भी लगाए ना, उसने आगे ही जाना है। Nobody can stop हार। मैम लक सही लक बात। लग सकती है कभी कभी ना। अब मैंने जो थ्योरी पास किया, आपको पता है मैंने थ्योरी कैसे पास की। आई नो सादिया, आई नो यू आर एक्सेप्शनल लेडी। और जो तुम इस वक्त डोमेस्टिक लाइफ से तुम गुजर रही हो ना, हेड्स ऑफ यू। लेकिन स्टिल देयर इज अ वे सादिया, आई विल टेल यू, स्टिल देयर इज अ वे। और मुझे जो 2-4 कल जिन लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई है और पास हुई हैं, मुझे उन्होंने कहा मैडम डिस्कस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप डिस्कस करेंगी जानने वालों को पता चल जाएगा कि हुआ क्या हमारे साथ। तो सादिया तुम्हारी स्टोरी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपने आगे ही जाना है। ये जो हर्डल्स हैं ये आपको पीछे नहीं खींच सकते। दे विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह दे विल डू इट। अच्छा देखो, मेरा तुम लोगों से मकसद ये है कि ना तुम लोगों ने ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना अपने फेलियर्स को। अगर तुम लोग रह गए हो ना, पास नहीं हुए, तो नो वरीज, मार्च नजदीक ही है, 3 महीनों में क्या जाता है यार। ये अल्लाह की तरफ से एक सेकंड अटेम्प्ट है, इसको बेस्ट वे में यूज करें, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही है बूस्टर कोर्स ले लें तो ये पास होंगे। आपको पता है, आपने एग्जाम दिया है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आप में चीजें हैं जो आपने इम्प्रूव करनी है, आप उन पे वर्क करें, डेफिनेटली यू विल पास इट, ठीक है? बट आप ही अपने मसीहा हो, कोई और नहीं है आपका मसीहा। अपनी जिम्मेदारी ना खुद ही लेनी है, ठीक है? मैम वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई थी, आप क्या कह रही थी? मैं ये बता रही हूँ, हम खुद ही होते हैं अपने मसीहा। नोबडी इज हम किसी को नहीं कह सकते कि हमारा उसने इलाज करना है। हमने खुद ही अपना इलाज करना है, अपने जख्मों को सीना है, मरहम लगानी है, दोबारा उठ के खड़ा होना है। और जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको, उन्हीं पे हम ही को पता है कि क्या है, और हम ही नहीं बंद करना है। ये हमारी ही जिंदगी है और हमारे ही ये चैलेंजेस हैं, और हम ही ने इनको डिफीट करना है, ठीक है? मैंने ना तो थ्योरी मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी पहली दफा, वो मैंने ऐसे पढ़ी थी जैसे डू एंड डाई वाला था। मैंने तुम्हें ठीक कहा है, ना सादिया, मैं तुम्हारा डू एंड डाई अभी एंड पे 2 स्टेशन लेके डिस्कस करती हूँ। डू एंड डाई वाला। और हाँ, तुम्हें तो बता, सेकंड मैं अटेम्प्ट में सादिया, लेकिन नो वो वरीज और सादिया, वो जो 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 और जो वो मेरा पढ़ा हुआ था ना, वही मुझे काम आया। हाँ बिल्कुल, यू आर एग्री। देखो सादिया, एक कैंडिडेट होता है जिसको लगता है कि मैं आई वाज द बेस्ट और सिस्टम खराब है, इस कैंडिडेट का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसने खुद को इम्प्रूव ही नहीं करना। वो जो बच्चा अच्छा है, जिसको पता है कि मैंने कहाँ खुद को इम्प्रूव करना है, वो उसी में ही होप है सक्सेस के। तो मैं एक एग्जांपल दूं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की। अब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में अगर आपको काज पता है तभी तो होप है, उसको यू कैन एड्रेस के रीजन कहाँ है ना? APLS है तो दे दें ट्रीटमेंट, 90% सक्सेस रेट है। वरना तो हर दफा जब इसका RPL होगा 3 के बाद इसका ये कहाँ घटी है, 70% पे, 4 के बाद 60 पे, और 5 के बाद 40 पे। यही है ना इसका आउटकम। जिसको पता ही नहीं आया मेरा इलाज किया है, उसका तो आउटकम भी कोई नहीं है, ठीक है? तो बस आप लोगों ने खुद देखना है कि वेयर यू स्टैंड। अगर आपको वो पता चल जाती है वो बात कि ये वीकनेस है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप अपने ट्रैक पे और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द बूस्टर सेशन, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं ये बता रही थी कि अब हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया।
और पहले तो आप लोग आप होते थे और मैं होती थी, बट अब चूंकि एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हुआ है तो हमने भी अपना फॉर्मेट चेंज किया है। और जो मेरे हर सेशन से बेहतरीन मेरे कैंडिडेट्स थे, जैसे डॉक्टर तैयबा हैं, बहुत ही अच्छी, वैसे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तो मुझे कहते ना बताया करें। डॉक्टर महविश हैं, जैसे अभी आपने बात की, डॉक्टर हिना है, डॉक्टर हुमा है, डॉक्टर अरूज नवीद हैं, डॉक्टर अरूज अकरम हैं। दे आर मुझे अंदाजा हो जाता है अपने कैंडिडेट्स का कि किस में क्या क्वालिटीज हैं। तो फिर उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट की एंड दे ज्वाइंड दिस पैनल एज एन एग्जामिनर। तो और उसमें भी मैंने महसूस किया उनके साथ एक पूरा सेशन निकाल के कि जैसे डॉक्टर अरूज हैं, शी इज बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन, नोबडी कैन डिफीट हर इन दिस। डॉक्टर अरूज नवी ड्रिल्स कराने में बहुत ही एक्सीलेंट साबित हुई हैं। डॉक्टर महविश को कोई क्लिनिकल केस दे के देखें, वो उसकी इतना ब्यूटीफुली उसको अप्रोच कराती हैं और अपने कैंडिडेट्स की हेल्प करती हैं। डॉक्टर तैयबा खान ड्रिल्स में, लेबर में, कॉन्ट्रासेप्शन में एक्सेप्शनली ओके। डॉक्टर हिना डिफरेंशियल स्पीक करने में अपने कैंडिडेट्स, अपने जो उनके जिस सेशन में वो होती हैं उन कैंडिडेट्स की मदद करने में एक्सेप्शनली शी इज गुड। और डॉक्टर हुमा बोलती बहुत अच्छा है, बट उनके जो सेंटेंसेस हैं बोलना कैसे है, शी इज वेरी गुड इन दिस। तो हर जिस तरह बंदे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो इस पैनल में आपको हर तरह की वैरायटी मिल रही है, मतलब हर तरह की सपोर्ट मिल रही है। तो दिस टाइम अब आपको जो है ऐसा ही मिलेगा मैट होम के प्लेटफॉर्म पे, आपको दी बेस्ट मेंटर्स मिलेंगे जो आपको दे आर रेडी टू, दे आर एक्साइटेड टू हेल्प यू पीपल। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना बोलना ही नहीं आता, तो इन रिटर्न पे तुम लोगों को कीज देनी पड़ेंगी और बोल बोल के बताना भी पड़ेगा। और हुमा को ये मैंने टास्क भी दिया हुआ है और वो उसने काफी हद तक इसको पूरा भी किया है। अब जो कैंडिडेट्स मार्च में एग्जाम देंगे एमसीपीएस के या एफसीपीएस के, तो जो मेरी छोटी सी अकल में जो एक तरीका आया, मैंने वो उसको एक डिजाइन किया है। उसके मुताबिक ये है कि जनवरी में ना तुम लोग जो मेरा सेशन है उसमें भी यही होगा, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इक्वली इफेक्टिव है। तो वो ये है कि जनवरी में जो भी एग्जाम्स हैं, वेदर यू आर एफसीपीएस कैंडिडेट और एमएस कैंडिडेट, आपने एफसीपीएस एमसीपीएस के जो भी रिसेंट एग्जाम जैसे चेंज हुए हैं उन सबको आपने ड्रिल करना है, ठीक है। और थ्योरी दोबारा नहीं करनी, जस्ट समरीज पढ़नी है, जो आपके समरीज जो कि मैंने कराई है या आपने खुद कराई है, सिर्फ वो ही करनी है। अच्छा, जब आपका फैब शुरू होगा ना तो आपने अगेन पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और फैब में करना है, ठीक है। ये आपकी एक फर्स्ट रिवीजन होगी कि आपने पेज टू पेज पूरा सिलेबस देखा है, जितनी भी ड्रिल्स हैं इसमें, जितने भी क्लिनिकल केसेस हैं, जिसमें भी इसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन है, एवरीथिंग। और उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है दोबारा से आपने देखनी है। ये एक ड्रिल आपने फरवरी में करनी है, अब दोबारा भी मार्च में आप ये ड्रिल करेंगे। बट आप यूं करें ना, जैसे आपने फरवरी में इनफर्टिलिटी के केसेस किए, पीसीओ के साथ किया है, तो नेक्स्ट टाइम थायराइड के साथ कर लें। सिनेरियोस बदल दें ताकि आपकी मैक्सिमम ग्रिप हो हर तरह के डिफरेंशियल पे, ठीक है। तो मार्च में अगेन ड्रिल करें अपना पूरा सिलेबस, बट दिस टाइम आपके सिनेरियोस इंटायरली चेंज होने चाहिए। द वे आई हैव डिजाइन आवर कोर्स, उसमें भी यही है कि जनवरी में आपको जो एग्जाम में हो चुका है आपको मतलब आइडिया होगा कि इसको आइडियल वे में कैसे करना था। फिर पूरा सिलेबस सिनेरियोस की बेस में, जैसे कि एग्जाम होता है उसकी बेस पे करेंगे। और फिर दूसरी ड्रिल जो है ना, उन्हीं टॉपिक्स को बाय मेकिंग डिफरेंट सिनेरियोस हम करेंगे। और जब आप तुम एग्जाम में आओगे तो यू विल बी मैच्योर इनफ कि हर किस्म की चीज़ों को हैंडल कर सको, बोलना सीख सको। क्योंकि ये सारे जो 3 मंथ्स की स्ट्रगल है ना, वो उसमें ये दे विल नॉट बी लाइक टीचिंग सेशन, क्योंकि अब आप वो लोग हो जो रिपीटर हो। थ्योरी वाले तो इस वक्त क्रैश कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए होते हैं मेरे टीचिंग सेशन या बेसिक सेशन। तो आप लोग तो एक दफा एग्जाम भुगत चुके हो, तो अब आपने क्या करना है, आपने थ्योरी को नाइसली जस्ट समरीज पढ़नी है। और आपको टेम्पलेट्स तो पहले ही मिली हुई है, नहीं भी मिली हुई है तो जब हम आपको फीडबैक देंगे तो विल बी प्रोवाइडेड इन रिटर्न एज वेल। तो आपने परफॉर्म करना है, द मैक्सिमम यू विल परफॉर्म, मैक्सिमम यू विल लर्न। आपके अपने ही जो है ना वो कार्टिकोसोल है ना, वो रिलीज होने चाहिए, ठीक है। और वी विल जस्ट से कि आज मॉक या जो एग्जाम ड्रिल है वो मेडिकल डिसऑर्डर पे है, बट वी विल नॉट मेंशन द सिनेरियोज विल बी इन रियल टाइम there, and then you will pick them and you will perform then how to take history and how to ask examination, how to make DDs or how to summarize them, how to manage that particular case,
ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट सेशन। वो खराब हो जाएगा कोई बात नहीं, फीडबैक तुरंत मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से कर लोगे। और बेसिकली अगर आप देखें ना क्लिनिकल केसेस तो मैक्सिमम 20 या 30 ही हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में आ जाएंगे, ठीक है, या ड्रिल्स में आ जाएंगे, तो उनमें तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है पास करने की। और वो भी तो ड्रिल कर रहे हो ना, आपके ये केसेस भी तो हो रही है ना। तो इससे अच्छा मुझे ना वैसे कोई तरीका लगा नहीं कि आपके ये अगले 3 महीने कैसे गुजरे, लेकिन हर महीने सिलेबस पूरा ही कंप्लीट होगा। बट इफ यू आर लाइक ज्वाइनिंग जनवरी, सिलेबस कंप्लीट है, इसमें फरवरी में आ रहे हो ना, और सिलेबस कंप्लीट थ्रू योर पास्ट पेपर है। फरवरी में अगर रीज्वाइन कर रहे हो तो सिलेबस ही पूरा फरवरी में कंप्लीट होगा, लेकिन सिनेरियोज डिफरेंट है। मार्च में ज्वाइन कर रहे हो, मंथली बेसिस पे कर रहे हो, तो ये इस हर महीने 30 डेज में कोर्स आपका प्रॉपर ही कंप्लीट हो रहा है, बट सिनेरियोज विल कीप ऑन शिफ्टिंग, ठीक है। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि जनवरी में हमने एफसीपीएस और एमसीपीएस के टॉक्स किए हैं, तो ये तो नवंबर के ही कोई 140 स्टेशन बन जाते हैं मिला के 5 डेज एफसीपीएस के, और अभी जो एमसीपीएस का पेपर हुआ है ये तो कोई 140 स्टेशन हैं। इतने तो पूरे गायनी का सिलेबस नहीं है, तो एक सिलेबस जनवरी में कंप्लीट हो गया, बट यू आर वेरी सेटिस्फाइड कि चले हमारे पेपर्स तो हो गए ना, और हमने खुद ही परफॉर्म किया और हमें कीज भी मिल गई हैं, वेयर वी आर यू नो नॉट इम्प्रूविंग आवरसेल्फ। और डिफरेंट तरह के एग्जामिनर हमको असेस करने हैं, तो वैरायटी भी बढ़ जाती है, वही एग्जाम में होता है, डिफरेंट एग्जामिनर होते हैं। अच्छा, फिर फरवरी में जो है अगेन हम मॉड्यूल वाइज अपने सारे क्लिनिकल केसेस करेंगे, ड्रिल्स करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कशन करेंगे, काउंसलिंग सेशंस करेंगे, टीचिंग सेशंस करेंगे, ठीक है। सिलेबस एक दफा फिर यहाँ कंप्लीट हो गया, एक दफा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरी दफा मार्च में कर रहा है दोबारा, हम उनके सिनेरियोस बदल देंगे। अब ये जो है ना आपकी फाइनल ट्यूनिंग हो जाएगी इधर जाके, और जो बच्चा यहाँ तक पहुंच चुका है तो वो तो आराम से एग्जाम में भी पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। ये तो अल्लाह का वादा है, जिसने जिसके लिए मेहनत की है उसके लिए वही कुछ है। और एक बच्चा जो 57 पे फेल हो रहा है वो बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है, जो एग्जाम में अपेयर ही नहीं हुआ, जो 7 पे फेल हो रहा है उसने तो अपने आप को 3 या 4% इम्प्रूव करना है। फेल वो भी है और फेल 7% वाला भी है, बट उसने तो कितना इम्प्रूव करना है, 60% अप्रोक्सीमेटली इम्प्रूव करना है, ठीक है। जितने अच्छे स्कोर पे तुम फेल हुए हो उसका मतलब ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगले अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने की अच्छी है, और अभी तो तुम लोग मोमेंटम में हो, तो इस मोमेंटम को मत ब्रेक करें। परसों कल परसों रिजल्ट आया है, उससे पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 6 घंटे पढ़ रहे थे, या हॉस्पिटल जाके क्लिनिकल केसेस कर रहे थे, या जैसे मॉक दे रहे थे हमारे साथ, वैसे ही उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखें, डू नॉट ब्रेक इट। और जब ब्रेक हो तो फिर सोच लो कि तुम्हारे साथ वाले पास हो गए हैं 36 और तुम नहीं पास हुए, क्या ये कम बड़ी बात है कि तुम क्यों नहीं पास हुए? वट इज लैकिंग इनसाइड यू, ये चीज आपको अगर सोने देती है तो फिर तभी सोइएगा, वरना मार्च तक नहीं सोना, ठीक है। फिर जो हमारे अपने साथ हमारे एग्जाम कैंडिडेट्स हैं जो प्रीमियम में थे या ड्रिल स्टेशंस में थे, दे हैव वेरी गुड स्पेशल पैकेज फॉर देम, इफ दे आर यू नो ऑप्टिंग द होल 3 months पैकेज, ये भी पॉसिबल है। अगर सिर्फ मंथली बेस पे लेना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अप टू यू, you can discuss your packages with Mad Home E-Learning team। और अभी करेंटली तो तुम लोगों के पास वैसे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पता है, मैं डे टू डे देख रही होती हूँ बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन भी, बट इतना बेस्ट पैकेज, इतनी वैरायटी, इतनी डेडिकेशन और इतनी सक्सेस स्टोरीज हार्डली हैं कि यू विल सी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो यू पीपल आर लकी, और हम भी लकी होंगे कि आप जैसे डेडिकेटेड लोग हमें मिले। तो you should join us 030148436995, you can call us। और अब वो लोग आ जाएं जिनको ये लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और ये जो हम है ना, ये हम तो बस हम है, आओ मेरे साथ। आई विल मेक यू रियलाइज कि जब तक वो कहते हैं ना कब्र में नहीं जाते तब तक इम्प्रूवमेंट की होप है। कब ये जो आपकी जिंदगी है ना, ये तो लर्निंग है, लर्निंग फेज है, मैं खुद लर्न कर रही होती हूँ। हेलो, अस्सलाम डॉक्टर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि मेरी थ्योरी लैप्स हो गई है, अब मैं क्या करूँ, प्रिपरेशन करूँ या थ्योरी के लिए करूँ? ना यार, तुम ना थ्योरी पे जाओ, क्योंकि तुम थ्योरी पे जाओ, थ्योरी आएगी तो टॉक्स आएगा ना, टॉक्स छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, एग्जाम तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। यू हैव 60 days, इसमें पूरा पूल करना, दोबारा से थ्योरी करना, और फिर मसला हो जाएगा। तुम्हारे लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि थ्योरी पे ही फोकस करो। बट इफ यू आर
मेरे में जो है वो आपकी इतनी सारी चीजें थी, तो ऑब्वियसली वो तो 3 साल पहले या 2 साल पहले ही दी थी थ्योरी ना। तो अब वो वाली चीजें तो ऑलमोस्ट चेंज ही हो गई होंगी, तो फिर अब दोबारा हम भी से चेंज हो गए हैं सोहरा, जो हम भी चेंज हो पास्ट गए हैं। पेपर्स हैं और सारी जो समरी कार्ड्स वगैरह हैं, फिर वो दूसरे वाले करें हम भी चेंज हो गए हैं, बता तो रही हूँ। मैंने तो इसलिए क्रैश कोर्स का शक्ल ही बदल दिया है। ठीक है, इतना इजी हो गया है एग्जाम पास करना थ्योरी का, बिकॉज पता है हम क्या करते हैं, हम लेबर पे वाले दिन लेबर के 200-300 सारे पास पेपर्स के रिकॉल्स जो एग्जाम पेशेंट को तंग कर, कैंडिडेट को तंग करते हैं, एक दिन बैठ के, चाहे हमें 5 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे, हम कवर कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे इतना सुकून मिल गया है ना। मैंने अभी तक लेबर, कॉन्ट्रासेप्शन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग और ये 3-4 टॉपिक्स अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं। मेरे कैंडिडेट्स इनकी क्यूरीज ही मुझे नहीं भेजते। खुद ही ठीक कर लेते हैं अपनी कीज। ये भी नहीं कहते इराटा, क्योंकि दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू मेक देयर ओन कीज। आई एम नॉट गिविंग देम कीज, they are making their own keys. I am just showing them the buzzwords and the step wise approach and the summaries. That's all. तो तुम्हारे लिए भी यही सजेशन है कि क्रैश कोर्स जब एमसीपीएस का स्टार्ट होता है तो बस वो ज्वाइन कर लो, और फिर तुम खुद ही बताना सबको कि कैसे फील होता है। वैसे मेरे पास ना मेरे फीडबैक्स भी हैं लाइव सेशन के, देयर वाज सो मच एनकरेजिंग एंड एक्सीलेंट, और वो इतने ज्यादा है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको बेल बूटे लगाने का। लगा के फिर भेजूंगी, पढ़ लेना। नहीं खैर इसकी तो जरूरत नहीं है, मुझे तो, मैं आपके साथ बहुत पुरानी हूँ। बेसिकली आप मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ये बेटी का नाम का वो आईडी बनी हुई है इनाया से, तो हाँ हाँ, अदरवाइज आई मैं नो, आई वो नो, आई वो नो। तो मैं बहुत टाइम से मैं मुझे भी लोग कहते हैं आप फाते मुनीर है। मुझे टाइम ही नहीं मिला उसका नाम चेंज करके अपना लिख लूं। तो आप पे तो ट्रस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस ओके। मेड होम तो हमारा लगता है मेड होम ही बन गया है। अब बस इस फैमिली का हिस्सा जो है ना थोड़ा सा हट जाए ताकि पास होके फाइनली हो जाए। नहीं बिल्कुल सुग्रा, दिस इज योर फैमिली। अब ये जो लोग, ये 30 के करीब लोग हैं, दे हैव जॉइंड अस इन ओबीडी कंसल्टेंट फैमिली, और they have started to see those cases जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचे कि आएंगे, और वो अब वो डिस्कस हो रहे होते हैं, इतने अजीब केसेस डिस्कस हो रहे होते हैं, मतलब समझ नहीं आती। और वो बड़ा आपका साथ लर्निंग मेड होम की कभी भी नहीं एंड होने वाली। इफ यू आर मेड होम टिल या तो मेड होम ना रहे या ये दुनिया ना रहे। तो लर्निंग 30 ईयर 60 ईयर, जब तक आप मेडिकल करियर में हैं तो यू पीपल आर विद अस। बस तो फिर लाइफ मैं लॉन्ग जो आपके नोट्स वगैरह मेरे पास है, मैं उसको रीड करती हूँ, फिर आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि फिर बीसीक्यूज तो हाँ बिल्कुल, हो जाए। डू नॉट मिस द क्रैश कोर्स। अभी करेंटली इससे अच्छा क्रैश कोर्स पॉसिबल ही नहीं है कोई और प्रोवाइड करे, लिटरली। और यही अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि आप रैंडम क्वेश्चंस करें। मुझे लगता है कि सारे रिकॉल्स एक ही टॉपिक वाइज अब रखें और एक दिन डिस्कस करना है, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, किसी और का कोई और मसला है तो कैन डिस्कस विद मी, आई एम देयर। अब अपना पेपर पे डिस्कस कर लें जो हाँ मसला हुआ था, मैं बता देती हूँ हाउ कैसे करना है। डॉक्टर अभी नोट्स वाले मुझे थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे हम लोग ने इस तरह प्रैक्टिस की थी कि हाउ विल यू मैनेज दिस केस ना, तो वही हिस्ट्री और फिर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन लेते चले थे। तो जैसे वो एक हमारा केस आया था कि सिजेरियन सेक्शन हुआ था और 8 आवर्स के बाद उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के 8 आवर्स के वो बाद सीवियर पहले पेन हो। मैंने हाँ हेलो ठीक है, सर्जरी के बाद पेन, बिल्कुल जी, तो जबरदस्त। सारी चीजें मैंने उनको बताती गई, बट जब डिफरेंशियल के बारे में आए तो मैंने उनको इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड पहले मैंने कहा, देन फिर मैंने कहा कि इट कुड नहीं, बी अ इंजरी, तो उन्होंने बोला कि वो नो, ऑफ इंजरी, तो मैंने यूरिनरी इंजरी, तो सर्जरी मतलब वो सिजेरियन फिर मैंने सेक्शन थी। सिजेरियन सेक्शन थी, उन्होंने कहा था बहुत एडिशंस थे अंदर और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, ये और उन्होंने मुझे प्रीवियस सिनेरियो क्रिटा तो नहीं था, प्रीवियस क्रिटा तो नहीं था, सिर्फ डीएंस प्रीवियस 3 की थी, प्लेसेंटा का बस मसला नहीं उन्होंने था। नहीं, प्लेसेंटा का मसला नहीं था, बट मैंने उसको फिर आगे लेके उसको मैंने ये कहा था कि मैं ड्रेन डालूंगी उसको, मैंने इंट्रा इंट्रा आउट इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है, टीपीआर चार्टिंग करनी है। ये क्लिनिकल केस है या स्ट्रक्चर डिस्कशन है या गायनी बोर्ड, वो लेबर बोर्ड है, मैम क्या है? जी ये जी। था हम्म। क्या कहते हैं
मैम ये स्ट्रक्चर डिस्कशन था ये वाला, ये जो अच्छा केस स्ट्रक्चर डिस्कशन है, मतलब इसका मतलब ये है कि वी हैव ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। जी। चलें, तो कमांड क्या थी, व्हाट वाज द कमांड? कमांड यही थी कि पेशेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है इसका, और पहले 2 सिजेरियन थी उनकी, और एब्डोमिनल पेन है, उन्होंने ये कहा। मैम प्रीवियस 3 स्कार थी और 8 आवर्स पहले सर्जरी हुई है और सिवियर एब्डोमिनल पेन है और लास्ट 8 आवर्स से जस्ट 20 सीसी इनका यूरिन आउटपुट था। तो काम एग्जामिनर की का बात तो आप बताइए। और आप आपको रात में बुलाने आई है कि आप आके उस पेशेंट को देखिए, और उसमें हाँ, तो हाउ यू विल मैनेज दिस केस, एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अतरुबा आ जाओ मैदान में, अब आ जाओ, डीडी तो बन गई है, टेल मी द फर्स्ट वन। मुझे बताओ, मैम यूरेटर फंसा है, यूरेटर उड़ा है, ब्लैडर उड़ा है या यूरेटर पाइलोनेफ्राइटिस है? और वो हाँ, कह रही थी excellent. 20 सीसी क्लियर है, मतलब कोई हेमेचुरिक उन्होंने पिक्चर। अच्छा और क्लियर है, पेशेंट शॉक में भी थी, शॉक के वाइटल्स बताए थे उन्होंने। और वाइटल्स भी मैम तो हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि डिफिकल्ट सर्जरी थी और ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, ड्यूरिंग सर्जरी भी इनको ट्रांसफ्यूजन हुई है और अब आपके पास कंप्लेन आई है, अब आप क्या कैसे एड्रेस करोगे, उनका क्वेश्चन ये था। अच्छा कमांड ये है कि मैनेजमेंट करनी है, इसका मतलब है हाँ, हिस्ट्री डीडी तो उन्होंने बहुत बाद में पूछी थी, वो हिस्ट्री बीच तो बीच में बहुत डॉक्टर बहुत हीरा, सफिशिएंट है, सब लोग हिस्ट्री तो बहुत सफिशिएंट है। नहीं डॉक्टर हीरा, हमारे से मेरे सामने बिल्कुल सिर्फ केस का सिनेरियो लिखा हुआ था और मैम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि रात के वक्त में आपको बुलाया गया, स्टाफ ने बुलाया है, जो है। तो मैंने कहा मैम मैं आऊंगी, मैं पहले देखूंगी पेशेंट की, सबसे पहले फिजिकल वो देखूंगी, और ये देखूंगी शॉक के सिम्टम्स तो नहीं है, फिर उसके वाइटल्स चेक करूंगी। वाइटल्स उन्होंने मुझे सारे शॉक वाले बताए, तो उन्होंने कहा आप मैनेज कैसे निकाली, तो मैंने उनको बताया नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मतलब जहां तक मेरी उनसे बात हुई ना, उन्होंने जो प्रीवियस 3 भी इसमें नहीं लिखा हुआ था, उस पर बस यही था कि सिजेरियन हुआ है बस। मैम मैं बोलूं, मुझे भी ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। मैंने उनको जब उन्होंने कहा हाउ विल यू अप्रोच या हाउ विल यू मैनेज दिस केस ना, तो मैंने कहा आई विल चेक द नोट्स दैट फॉर व्हाट, उसमें प्रीवियस 3 भी मेंशन नहीं था, जस्ट ये था कि सी सेक्शन के बाद 8 आवर्स बाद ये सारा कुछ हुआ। तो वो खुद एग्जामिनर ने बताया कि ये प्रीवियस 3 स्कार थी एडहेजेंसी, फिर उन्होंने पॉइंट्स बताना स्टार्ट किए थे उसके बाद। तो तब मैंने जब आउटपुट फिर उन्होंने जिक्र किया कि हाँ ये है, और उसके बाद उन्होंने फिर कहा था कि आप फर्दर कैसे मैनेज करोगे, फिर वही जो अगर शॉक वाले उसको हम मैनेज करते हुए फिर फर्दर प्लान करना था, तो वो लैब्स पूछनी थी कि अब आप क्या करवाओगे। तो जब मैंने स्कैन की बात की तब उन्होंने कहा कि राइट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, अब आगे बताओ। फिर वो उसके बाद उन्होंने डीडीज पूछना स्टार्ट की थी अपनी तरफ से सारा, और कुछ ऐसी चीजें भी थी वो कह रही थी नॉट अवेलेबल, इसी इंफॉर्मेशन में आप मुझे बताओ। ठीक है, एक्सीलेंट। चलें, तो ये तुम्हारा केस हुआ था ना डिस्कस डॉक्टर आई थिंक तैयबा के साथ, है ना? याद आया? जी ये हुआ इंजरी का था, एग्जाम ड्रिल्स में हुआ था। तो देखो ध्रुवा, जो मेरी अप्रोच है मैं क्विकली बता दूं। सबसे पहले मैनेजमेंट में ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है चेक लिस्ट, हिस्ट्री कैसी है, सफिशिएंट है या नहीं है तो पूछें। अगर सिर्फ प्रीवियस 3 है तो फिर इंडिकेशन पूछे, अपार्ट फ्रॉम के कोई प्रीवियस रिव्यू है, क्रिटा तो नहीं है, और व्हाट वाज द इंटरऑपरेटिव फाइंडिंग्स। ठीक है, जैसे कि आपने बताया एडहेरेंस है, ब्लड लॉस हुआ है, रिस्क असेसमेंट हुई है, ट्रांसफियन हुई है, ये इससे मुझे हिंट मिल गया, राइट? कोई टीयर एक्सटेंशन तो नहीं हुई, कुड बी इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड एज वेल। दूसरी बात ये कि व्हाट इज एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, ये मैंने खुद ही पूछनी है बिकॉज मैंने मैनेज करना है। तो मैंने सबसे पहले पूछना करंट वाइटल्स बता दें और इसके पीए फाइंडिंग्स बता दें कि गर्थ क्या है, ठीक है। एंड देन आई विल चेक हर मॉनिटरिंग, और उस पर सबसे पहले मैंने क्या देखना है, ड्रेन डाली थी तो उसमें क्या है, और यूरेटर डाला, पुलिस डाला है तो उसमें कितना आउटपुट है। यहीं से मुझे पता चल जाएगा 20 सीसी अगर क्लियर है, और मैंने खुद ही मांगना है। और अगर ड्रेन क्लियर है तो मैंने आउट कर दिया इंटरपेरिटोनियल हेमरेज। फिर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की चेकलिस्ट लगानी है। यहाँ तक मैंने अपना वर्किंग डायग्नोसिस एस्टैब्लिश में कर चुकी हूँ, दिस इज यूरेटर। अब मेरे सर में कोई कीली लगी, मैं इसको पाइलोनेफ्राइटिस बनाऊं, सेप्टिक शॉक बनाऊं, ब्लैडर इंजरी बनाऊं, इंटरपेरिटोनियल हेमरेज बनाऊं, मैंने सबसे पहले मांगना है मैडम मुझे इसका दें सबसे पहले आरएफटीज, उसके बाद मुझे इसका दें केयूबी, और उसके बाद मुझे आरएफटीज इज ओके, केयूबी पे चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो नॉर्मल नहीं भी है, आई वांट हर आईबीयू, ठीक है। और यहाँ तो मेरी जिंदगी स्पून में आ गई,
और फिर मुझे पता चल गया कि ये यूरेटर ही फटा है, उड़ा है। फिर मैंने ऑब्वियसली मैंने IVU KU भी कराया है, तो मैंने तो उसका लेवल देखना है कहाँ से उड़ा है और क्या ग्रेड ऑफ इंजरी है, ठीक है, और उसके मुताबिक मेरा डिसीजन लेना है। अगर लोअर थर्ड है तो मैंने रीइम्प्लांटेशन करनी है। और ये पेशेंट, इसके वाइटल्स डिटोरिएटिंग है, इसको कंजर्वेटिव केयर नहीं कर सकते। इसको अब स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करनी है। शी इज कैंडिडेट फॉर रीओपनिंग। अच्छा देखें, इसकी जो अगर इसके फीवर है, सेप्टिक लुक है, तो फिर मेरी ऑप्शन ये होती है कि मैं डिलेड नेफ्रोस्टमी कर दूं, मतलब नेफ्रोस्टमी करके डिलेड रिपेयर कर दूं। अगर ये पेशेंट ऐसी है कि कैंडिडेट ही नहीं है डिलेड रिपेयर की एंड वी आर लूजिंग हर, फिर तो ओपन ही करना है। जैसे तुम वो 2 HB पे एक टॉपिक और वो गट इंजरीज नहीं ओपन करते, फिर तो ओपन ही करना है, रीओपन, एंड देन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंजरी आई विल रिपेयर। और किसके साथ करूंगी? ऑब्वियसली यूरोलॉजिस्ट के साथ। तो MDD सारा, शोर मचाना, कंसेंट, रिस्क और वो क्लिनिकल गवर्नेंस, एवरीथिंग, ठीक है। और 10 मिनट तो क्या, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा केस। 5 मिनट एग्जामिनर के साथ बैठ के चाय पीना, ऑब्वियसली पीना, खाना। इसके बाद मैम इसको इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी थी और सारा डिब्रीफ करना क्लिनिकल था। या गवर्नेंस आ मुझसे गया ना, जी, उन्होंने क्लिनिकल मुझसे ये भी गवर्नेंस आ पूछा गया कि ना। ड्यूटी व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ऑफ कंडोर, ये भी वो क्वेश्चन किया था एग्जामिनर ने। एक्सीलेंट। तो ठीक है, मुझे आई बिलीव इन यू। तुमने और ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन बताया गया है। पूछा, मैंने खुद ही डिस्कस किया था कि वैसे तो अब ये प्रीवियस 4 स्कार हो गई हैं, आइडियली तो BTL हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं BTL नहीं हुआ, अब आप क्या करोगे? तो फिर मेरा था कि मैं इसको अभी ये जैसे ही मैनेज हो जाती है हम इनको दोबारा फॉलोअप में बुलाएंगे, या तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, नहीं तो मैं इनको BTL के लिए ही काउंसिल करूंगी कि बाद में ये करवा लें, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो बस यहाँ मैं पे तुम्हें ये एक बात बताऊं, नेक्स्ट ना करना ये प्रीवियस 3 एडियंस, पहले यूरेटर उड़ा दिया है, BTL के चक्कर में दूसरे भी उड़ाओगे। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल का सोचें ऐसे केस में। BTL होती ही नहीं है, कहाँ से मिलोगे इतनी एडियंस में? और मसला करोगे, दूसरा यूरेटर उड़ाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी लर्न फ्रॉम, ये तो कंटिन्यूअसली लर्निंग होती रहती है। अच्छा चले, कोई और केस डिस्कस करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह विल सी यू इन आवर बूस्टर सेशंस। डॉक्टर हीरा, इसके ऊपर उन्होंने पूछा था कि अगर यूरेटर उड़ा है तो फिर उसके बाद 10 ml कैसे, दूसरे वाला यूरेटर तो काम, दूसरा वाली किडनी तो काम कर रही है। और मैंने कहा कि मुझे कुछ और, उन्होंने प्रीवियस भी नहीं बताया। उन्होंने कुछ और, मैंने उनको ये भी बताया कि मैं ये भी तो फिर क्या आप बताओ? देखो इतना हेमरेज हुआ है तो हाइपोपरफ्यूजन है किडनी की, हाइपोपरफ्यूजन है किडनी की। हाँ तो बस ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन दिस इज हाइपोपरफ्यूजन। अब बस वर्ड दे तो दिया कि ब्लीड कर गई है। अगर ब्लीड कर गई है तो किडनी को तो ब्लड कंप्रोमाइज हुआ है, बायलैटरली होगा। और एडीएंस में ये भी पॉसिबल है कि बायलैटरल इंजरी हो गई हो, ठीक है। तो मेरा उसके जो सिनेरियो था ना, उसमें कहीं प्रीवियसली का जिक्र नहीं था। उनसे मैंने पूछा भी, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक फाइंडिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस, RFTs ठीक है, IVU के ऊपर कोई फाइंडिंग्स नहीं है। और यूरेटर कैसे हो गया अगर वो सेक्शन हो, वो नहीं बताएंगे। मेरी बात सुनो, वो क्यों बताने लगे? यू आर सपोज टू आस्क कि क्या इसको वाकई ये कोई प्रीवियस एडियंस थी, तो फिर रीजन क्या है? कोई सर्जरी हुई है, माइमेक्टमी हुई है, पेंडिसेक्टमी हुई है, कोई सिस्टेक्टमी हुई है, या ये प्रीवियस 3 है? यू आर सपोज टू आस्क व्हाट डज इट मीन बाय मैनेजमेंट। यू आर सपोज टू आस्क द इंडिकेशन, इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स, इंट्राऑपरेटिव हेमरेज, ठीक है, टीयर एक्सटेंशन, ब्रेन डाली, पोस्ट ऑफ ऑर्डर्स, मैम सारा कुछ पूछ रहे थे तो वही लोग दे रहे थे। अच्छा दिल छोटा ना करो, ठीक है। रियल टाइम तो मैंने तुम्हारा नहीं देखा, बट ये केस ऐसे ही मैनेज होने वाला है। कोई और डिस्कस करना है तो कर लो। मैडम हर केस पे ऐसे ही था, सारी चीजें मांगने पे मिल रही थी और सारे केसेस काफी सिंपल थे। लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर जो थे ना मैडम, 2 हॉल्स थे, एक जगह सब कह रहे थे कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर रहे थे जिसका हम आंसर कर रहे थे। मेरे हॉल में ये था कि सिर्फ एक क्वेश्चन करके बैठ जाते थे, अब फिर आप बोल दे रहे हो वो की के लिहाज से है या नहीं, वो नहीं कुछ करते थे। वरना दूसरे हॉल में ये था कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन करके की के लिहाज से पूछ रहे थे। अब डोज मुझसे नहीं पूछी थी, मैंने खुद ही बताई थी, लेकिन दूसरे एग्जाम हॉल में डोज भी पूछी थी, अलग से क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज योर नेम? वैसे आईफोन है या बाकी कोई नाम भी है आपका? सुमेरा। ओके सुमेरा, मेरी बात सुनो। हम if you are my candidate, we always start with 2 situations. Either examiner will instruct you what to do, या आपको खुद पता है कि हर स्ट्रक्चर डिस्कशन और क्लिनिकल केस में स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट।
ये इस तरतीब को तुम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। जी अगर मैडम, तुम्हें ऐसे ही किया था सिनेरियो सारा कुछ, बस स्टेप ऐसे वाइज ही करना लेके है। चली थी। दूसरा एग्जामिनर ये लुक था में कि देते जैसे हैं तो अच्छी बात है। मैनेजमेंट में ना वो ये पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट को भी ना वो पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ रहे थे, तो अच्छी बात थी, लेकिन मैनेजमेंट में आप सारा बता दो फिर भी वो चुप बैठे हुए, उसके तो बाद अच्छी कुछ बात कहते है, नहीं यू है। आर ओके। इनको इंस्ट्रक्शन है चुप बैठने की। यू आर सपोज्ड टू एंड योर केस। स्टार्ट करो मैडम हिस्ट्री कर लिया था। एग्जामिनेशन। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस तरह की सिचुएशंस में फिर आपकी ना, आप मैनेजमेंट में 3 तरह के मैनेजमेंट करते हो, एग्जामिनर आपको गाइड नहीं कर रहा। जो आपके 3 वर्किंग डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि यूरेटर उड़ा है तो ये करूंगी, ठीक है। और अगर लाइक बायलैटरल प्रॉब्लम हुई है और हाइपोपरफ्यूजन है और हेमरेज भी हुआ है, तो मैंने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी है, इसका एचबी के साथ कोरिलेट करना है। और या फिर मैडम इसका ब्लडर उड़ा है। थर्ड ये है कि ब्लडर उड़ा है, क्योंकि ब्लडर में भी 220 cc कम होता है। फिर तीनों डीडीज बोल रहे होते हैं। अगर एग्जामिनर आपको बता रहा है, इन्वेस्टिगेशंस दे रहा है और वो जा रही है यूरेटर की तरफ, तो मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो होता है यूरेटर। जी मैडम, वो फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस के बाद ही मैनेजमेंट पे आ रहे थे, उससे पहले नहीं आ रहे थे। सब में यही था मैडम, आसान सा था एग्जाम, मुश्किल नहीं था, बहुत पास हो गए या नहीं? सिनेरियो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैं पास हो वही गए बता या रही हूँ कि नहीं? मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। अच्छा, उड़ गए। उड़ गया। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा और हाल ना वो रिकन प्रेगनेंसी क्लासेस वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता ना कहाँ उड़ा है, तो इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, तुम्हें अगर अभी नहीं पता कि तुम्हारा एग्जाम क्यों फेल हुआ है, तो ये नेक्स्ट टाइम तुम्हारा फेल होने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका फेल हुआ है और उसको पता है क्यों फेल हुआ है, तो वो नेक्स्ट टाइम पास होने वाला है। ठीक है, डिनाइल आप फेज सही में कह ना रही हैं। रहो, एक्सेप्ट करो योर शॉर्टकमिंग्स एंड इम्प्रूव देम। नोबडी इज गोइंग टू पास यू या फेल यू, या आप खुद ही होते हो जो आपने फेल होना है या पास होना है। डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्शन कर लें, बहुत ही अजीब था ये तो। क्या था कॉन्ट्रासेप्शन में? 3 सिनेरियो मैडम आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ना वो बहुत मूवी बना रहे थे और डांट भी रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों बोलने दो, डांटने दो। नो मैडम, बिल्कुल मेरा नहीं। तो पहला एग्जाम था, मेरा तो कॉन्फिडेंस जा रहा था, और जो मुझे आता भी था ना, वो तो फिर मुझसे ये था कि यही देखो, गड़बड़ मेरी हो रही बात थी। सुनो सुमेरा, यही तो ड्रिल करना है कि एग्जामिनर आपको पीछे खींचेगा, आपने आगे ही जाना है। अब तुमने बाय एनी मीन, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है, तो तुम तो वैसे ही फेल हो रही हो ना। फिर अच्छा परफॉर्म करो एंड टिल योर लास्ट बॉल फाइट। मैडम बोलने नहीं दे रही थी, अजीब तरह से शक्लें बना रही हैं, डांटे जा रही हैं, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो बता भी रही हूँ, तो मार्क्स नहीं दिए थे देखो उन्होंने। मैडम नहीं, बताने पे भी देखो उन्होंने फिर मार्क्स नहीं दिए। सुमेरा, नहीं मैंने बता नहीं, भी दिया ना, तो भी मार्क्स नो सुमेरा, तुम मेरा रिकैप याद करो एफसीपीएस के एग्जाम का, और अगर नहीं तुमने लिया तो तुम उसको लो, ठीक है। मेरे 3 से 4 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको एग्जामिनर ने अच्छा खासा जलील किया। उन्होंने एग्जामिनर से बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन अपना आखिरी बाल तक लड़े और दे वर पास। मैडम, और मैंने फिर ये किया था कि मैं अपनी तरफ से मैनेजमेंट बोलती जा रही थी, लेकिन वो बस टस ठीक से है। मस नहीं हुए और ना उन्होंने मार्क्स दिए। तुम मुझे जरूर मिलना मेरे सेशन में, तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैडम मैंने आपको और कॉल की थी तुमने अपना पूरा, नेक्स्ट डे। मेरा अभी एग्जाम ड्रिल स्टार्ट होंगे ना, तुम मुझसे 1-to-1 रहना। आई विल मेक यू रियलाइज आई रियली वांट टू हेल्प, क्योंकि कहाँ इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप बड़े बैड सिचुएशन में हो। ठीक है, इसमें ही रहोगे अगर किसी ने आपको हेल्प ना किया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मैं डॉक्टर बीना बात कर रही हूँ, मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैडम केस बहुत इजी थे, गलतियां हमारी थी, बाद में जब पता कि आ गया ना, फिर पता चलता है कि हमने किस स्टेशन पे क्या किया है, कहाँ पे हमारी गलतियां हैं। मैडम कुछ लड़कियां बता रही थी डायग्नोसिस भी गलत करके आई थी। अल्लाह का शुक्र है डायग्नोस सारा सही हुआ था, एंड तक मैं सारे केसेस लेकर भी गई थी, डायग्नोसिस सही था। इन्वेस्टिगेशन भी पूरी मांगी थी, कुछ लड़कियों को तो खुद वो एग्जामिनर दे रही थी, आपने नहीं पूछा ही अब डायग्नोसिस बना। नहीं मैडम, एग्जामिनर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, जो बात से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम वही वाली बात है कि हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए कि बहुत जगहों पे हम लोग ना अपने कॉन्फिडेंस को ब्रेक करते हैं और मुझे नहीं समझ आती, फिर बाद में जब देख के आ जाते समझ आ जाती है कि यार हमारी क्या गलतियां हैं। मैडम इनफर्टिलिटी का सिनेरियो था, उसमें पीसीओ की डायरेक्ट पिक्चर थी, उसमें लोग एक्सप्लेन करके आए हैं, मेल फैक्टर करके आए हैं। अच्छा, रिलैक्स रहो। मैंने बोला ना, तुम अपना केस मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। वो आपका बैड डे भी हो सकता है, इफ यू आर रियली वेरी गुड नेक्स्ट टाइम। मैंने आपको बोला है, लक एक ही दफा खराब करती है, बार बार नहीं खराब करती। हमारी नेचर है, या अल्लाह का निजाम जो है वो इतना क्रिमिनल नहीं है।
ठीक है। मैम सुमेरा मेरी Filming स्टडी बंदा पार्टनर रही हैं और मुझे पता है बहुत इनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, कोई केस ऐसा नहीं था। और हम दोनों ने साथ डिस्कस भी किया सारा कुछ, तो मुझे तो था कि हो जाएगा बहुत तो आराम से, ये मतलब नेक्स्ट टाइम कर लेगी, मैंने बोला है। हाँ, तुम भी अगर रह मेरा जाती हो यही है, अथरुबा, मैंने तो तुम्हें भी नेक्स्ट टाइम हो ही जाना था। मैं वही कोई ना, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है दिन ना हो, इसको सब हाँ, आता है, इससे मैंने इसके साथ पढ़ा, मुझे पता है इसको सब आता है, ये कर लेगी, इसके लिए मुश्किल नहीं है। ये अब बस थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस अब ये थोड़ा वो कर रही है और उसको shaky पता हो दुख रही है क्या हो अभी रहा है, उसमें। तुम पास हो गई हो। अब कौन पढ़ेगा उसके साथ? नहीं मैं मैडम ये पढ़ूंगी, बात अभी नहीं लास्ट एग्जाम में निकलवाना है इसका। फेल होना तो अपना एक बल्कि दुख है, साथ वाला अथरूबा तो पास हो अपनी जाए वो वो कितना दुख रही है। थी ना, तो हम दोनों एक दूसरे को पढ़ाते होते थे ना, जब अथरूबा की जॉब चल रही थी तो हमारा टाइम ही मैच करता था। फिर जब उसने जॉब से नहीं लीव नहीं, ली थी, अच्छा हम दोनों एक दिल दूसरे पे को पढ़ाते होते थे। दिल पे ना लो, मैं वैसे नहीं कह रही, लेकिन देखो नेचुरल फीलिंग है, आपके साथ वाले पास हो जाए तो फिर वो दुख होता है। नहीं यार नहीं आप मैडम, रहते एक तो आपकी ना दूसरे अपनी सिचुएशंस भी होती हैं, इसको मेरी सिचुएशन सारी पता थी अथरूबा को, मैं तो स्किप करने का सोच रही थी, मेरे इतने बुरे हालात हो गए थे कि मैं सोच रही थी चलो कि दूं ही इंशाल्लाह। ना पेपर। तो अब इसने से मुझे मेरा बड़ा मैंने इंकरेज किया कि नहीं तुम्हें देना मैंने है, आपको ताकि तुम्हें बोला है, एक्सपीरियंस हो जाए ना। you are supposed to discuss your cases with me। जब मेरे सेशंस होंगे ना, फिर मेरे साथ 1-to-1 रहना, ठीक है? इंशाल्लाह you will notice के चीजें मैंने तो वाकई एग्जाम कुछ भी नहीं देना था, तो अथरूबा के कहने पे मैंने दिया, वरना मैं तो एग्जाम भी नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। मैं अब देना कह है, रही थी नहीं अपने पढ़ो मोमेंटम पढ़ो को पढ़ो। ब्रेक नहीं करना, मार्च वाली अटेम्प्ट में बैठना है ये इसने पास भी करना है इंशाल्लाह, ये कर इंशाल्लाह ताला। लेगी। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन में क्या था? व्हाट वाज इन कॉन्ट्रासेप्शन? क्या मुश्किल था मैंने 3 अथरुबा सिनेरियो कैसे? दिए हुए थे। नहीं मुश्किल तो नहीं था, लेकिन वो एग्जाम में थोड़ी खड़ूस, लेकिन फिर भी कर लिया था हम लोगों ने। मैडम मैम एक सिंपल फर्स्ट सिनेरियो एक ये था, हाँ ये बता दीजिए अथरूबा टाइप। अनमैरिड फीमेल थी और नेक्स्ट मंथ उसकी शादी थी और उसको 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए थी और उसको मिग्रेन था, बस इतना लिखा हुआ था। तो अब इसका फर्दर उसमें इसमें दो कमांड दी हुई थी कि व्हाट रेलेवेंट पॉइंट्स यू विल आस्क और व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन यू विल एडवाइस टू दिस। एक एक तो ये हिस्ट्री था, भी लेनी थी आपने एग्जामिनर से, जो आपको लगता है हिस्ट्री में लैकिंग है, दूसरा फिर हाँ, आपने उससे कुछ पॉइंट्स आपने कॉन्ट्रासेप्शन पूछने थे। डिस्कस करना। हाँ वैसे अथरुबा लकी हो, ये केस ये कॉन्ट्रासेप्शन मैंने का we have discussed। हाँ जी मैडम, और हमने पास पेपर से जितने भी थे वो हमने सारे कर दिए। नहीं, ये लास्ट के जब हमारे एग्जाम ड्रिल्स हुए थे ना 4, ये उसमें भी डिस्कस उसमें हुआ भी था आप लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन। करवाया था, लेकिन और जो पास पेपर के जितने भी सिनेरियो थे वो हम लोग मैम कॉन्ट्रासेप्शन वाले एग्जाम करके मुश्किल गए। नहीं था, मतलब सब मुझे बहुत लगता इजी था था। कि बहुत इजी दिया है इन्होंने, मतलब हमने बहुत पढ़ा हुआ, ये उस लेवल का एग्जाम नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होता, पता नहीं क्यों उस टाइम लग रहा था ऐसे कि ये अच्छा बहुत जी। या मतलब कोई मैडम ऑन आपने तो बहुत हमें मुश्किल करके पढ़ाया, ऑन को हमें रटा हुआ था, ऑन को एक भी नहीं आया, दूसरा मैं सारे प्री कैंसल्स करके गई थी, सिन हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, एंडोमेट्रियल किया हुआ था, हाइपरप्लेजिया हो कुछ गया, नहीं क्योंकि पढ़ा मुझे था। लगता था कि ये तो जरूर आएगा, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो हमने हंसी से पढ़ के गए थे मैं और अथरूबा ना, और वही हुआ कि आ गया था वो वाला सिनेरियो। और उन्होंने हाँ तो हिस्टो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कुछ बच्चे जो थे ना वो सीए एंडोमेट्रियम करके आए थे। अच्छा। अच्छा, कुछ ऐसा एक्साइटिंग केस तुम लोग डिस्कस करना चाहो? किसी ने ऐसा कुछ और डिस्कस था, करना, हमें तो बहुत ही यूजुअल था, बहुत ही आम से केसेस थे, पीआईएच भी बहुत सीधा साधा सा था पीएच। कुछ मुश्किल था अभी? कुछ मुश्किल नहीं था। नहीं, यही तो हम ना पूछे कि हमने बहुत पढ़ के चले। ओके, नो वरीज। बस यही था। अच्छा हाँ मैडम, एक केस मुझे आपको बताना था। वो जो केस था ना, सब बहुत बॉम्बिंग मार के आए थे उसमें, वो था पोस्टमार्टम स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो अभी तक आया नहीं था एग्जाम में, नया केस आया था वो, फिर मुझे ना उन्होंने बताया था मैडम, किसी ने भी उसको सही डायग्नोज नहीं किया, लेकिन एक स्टेशन तो ऐसा होता ही है क्या। अच्छा, नहीं क्लिनिकल क्या था? मुझे भी उसमें ना मतलब अच्छा लग पोस्टनेटल रहा है। डिप्रेशन भी था, वो रोती रहती थी, उसको डे जो था कौन सा मैडम था? हिस्ट्री पे ना डे वो कौन सा था? मैम मैं बताती हूँ, पैरा 4+0 हाँ वो वाला केस डिस्कस कर। और एसवीडी हुई थी और अभी 8th डे था, विद इन वीक ही वो उन्होंने प्रेजेंट किया था और टीयरफुल थी और बहुत एंशियस। ये तो ब्लू है। नहीं मैडम, ब्लूज भी थे, बाकी भी बताते हैं। और साथ में उसको लोअर एब्डोमिनल पेन भी था, फीवरिश भी थी वो, और फीवर भी इसके था, अलावा
और हाइपोटेंशन की हिस्ट्री रही थी, GDM भी उसको रह चुका था, 3 बेटियां हुई थी, अब इस दफा बेटा हुआ था, डेंटिस्ट थी। और मैम इसको ना एनीमिया था इसको थ्रू आउट एंटीनेटली, और अभी भी पेल है, और एक ट्रांसफ्यूजन भी हो चुकी थी, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री भी थी, और पेल्विक पेन का भी कह रही थी, फीवर की हिस्ट्री भी थी, 99 फीवर था इसको, और प्रेजेंट किया था ओपीडी में। और कह रही थी मैं बस हर वक्त रोती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते। मैडम इसकी जो की थी ना, इसमें आपको फैमिली को भी बुलाना था, आप किसी ने भी फैमिली को नहीं बुलाया था, मेरे हस्बैंड और को इसको एंटीबायोटिक्स भी देने थे, एंटीबायोटिक्स भी देनी थी, इसको एडमिट करना था, इसका एको भी होना था, ECG, चेस्ट एक्सरे सब आपने करवा लेना था। सब करवाया था मैम मैंने इसमें, क्योंकि SOB था तो मैंने नेहा के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन घर का पूछा था, फैमिली सपोर्ट कैसी है, हस्बैंड क्या करते हैं, बेबी को कौन रखता है, अभी कौन कितने लोग हैं घर पे, इससे पहले तो कभी किसी और बच्चे में ऐसा तो नहीं हुआ, और इसमें इसको वो भी था, एडिमा भी था और बाइलेटरल। इसको सुसाइडल थॉट्स का भी पूछा था कि आपको खुदकुशी का ख्याल तो नहीं आता घर में। इसको तो मैंने पोस्टमार्टम ब्लूज ही किया था, लेकिन ये बताया था कि अगर ये परसिस्ट करता है 14 डेज के बाद तो फिर हमारा डायग्नोसिस में आ सकता है, फिर डिप्रेशन आ सकता है। और वो जो रोल प्लेयर थी ना, वो बोले चली जा रही थी, नॉन स्टॉप टॉकटिव थी ना, वो भी एक एंजाइटी का एलिमेंट है जी। तो ये केस तो नहीं, एक मिनट, होल्ड ऑन। तुम लोगों को ट्रेंड इस तरह किया गया है कि एड्रेस पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, forget about blues and forget about her blood transfusion। 8th डे पे पेन के साथ आई है, you are bound to ask the pain DDs। फीवर के साथ आई है, you are bound to ask about fever। GDM के साथ आई है, 6 वीक्स पे जरूर देखना है इसको। एनीमिया के साथ आई है, इसकी लैक्टेशनल फेलियर हो जाना है, एनीमिया की करेक्शन जरूर करनी है। SOB के साथ आई है, you are bound to address the SOB, एंजाइटी इंड्यूस्ड है, ऑब्वियसली एनीमिया तो हम एनीमिया को ही लेके चलेंगे। अब रो पिट रही है तो you are bound to exclude कि ये अंडरलाइंग कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है या ब्लूज है, तो एंटीनेटल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल सारी असेसमेंट करनी है, और फिर आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। और मैनेजमेंट में व्हेन यू आर सीइंग ब्लूज तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट है, और बाकी सब भी करना है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स नॉट एन इजी केस, इसमें आपके पास मल्टीपल टास्क हैं। वो ऑर्थोपनिया कह रही थी कि मैं अब तो लेट भी नहीं पाती हूँ, इतना मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और ये बढ़ गया है पिछले 3-4 दिन से, ये प्रोग्रेस होता जा रहा है। मेरी वाली रोल प्लेयर ये कहनी थी। तो पेल कितनी है? अगर कम पेल है और ये ऐसा भी ज्यादा है तो फिर एंजाइटी वाला है। अगर विद फेलियर जा रहा है तो फिर ये ड्यू टू एनीमिया की वजह से है, तो यू आर फिर आपने एसओबी पे इश्यूज, आपने एसओबी को डायसेक्ट करना है। अच्छा, जो मेरे पास पेशेंट आई थी ना, वो बस इस तरह से एसओबी को उसने कहा था कि जैसे उसे पैनिक अटैक्स होते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के। ओ भाई, वो सारी डिप्रेशन जो पिछले शुरू के 14 दिन में होगी वो ब्लू ही है, अंटिल प्रूव अदरवाइज कि उसको सुसाइड थॉट्स आती हैं तो ये साइकोसिस है। अगर वो 14 दिन के बाद परसिस्ट करती है तो ये डिप्रेशन है। लेकिन आपने पता कैसे करना है? लेकिन आपने सब एक्सक्लूड करना था, एक्सक्लूड करना है। अब इसको अगर अंडरलाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या प्रीवियस हिस्ट्री है रिकरेंस की, तो फिर ये ब्लू नहीं है इवन 8 डे पे भी। आपने इसमें साइकोथेरेपी, साइकाइट्रिस्ट सब चीजें इन्वॉल्व करनी है, और फिर लैक्टेशनल इश्यूज है, बेबी फ्रेंडली, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। जनवरी में हमने पास पेपर्स ही करने हैं, जो भी अब ये एमसीपीएस का एग्जाम भी करना है और एफसीपीएस का नवंबर का भी करना है। आई विल ट्राई के जुलाई वाली भी दोबारा कर पाऊँ। ठीक है, चले, ऑल दी बेस्ट। पेपर मुश्किल था वैसे, ठीक है। ये यूरेटर वगैरह मैंने हमेशा एफसीपीएस में कराए हैं, बल्कि आई थिंक सो जब तैयबा पढ़ा रही थी तो मैंने कहा तैयबा छोड़ो यार, ये तो एफसीपीएस का है, और फिर तुम लोगों ने नहीं हमने तो करना मैम। और इसके अलावा जो अप्रोच थी ना वो सादा थी, इतनी ज्यादा आपने डिटेल्स में बताना भी नहीं था, एग्जामिनर पूछ भी नहीं रही थी। जैसे आप वार्ड में किसी पेशेंट को मैनेज करते हो, सिर्फ आपने वो मैनेजमेंट बोलनी थी। हाँ चलो ठीक है, तैयबा ने भी ज्वाइन कर लिया। कैसी हो तैयबा? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर हिरा, मैंने नहीं सुना है स्टार्ट में भी थोड़ा सा, फिर तुमने पढ़ाया था यूरोगाइनी, इनका आ गया। हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन के भी मैं सुन रही थी। हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन आया तो चलो, अथरूबा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ा अच्छा लगा थैंक यू सो मच अटेंड किया था, और बाकियों के लिए भी जिनका हुआ उनको भी बहुत मुबारक, जिनका नहीं हुआ दे डोंट लूज होप। डॉक्टर हेरा जो है ना उंगली पकड़ के लेके जाती है, इंशाल्लाह आप लोग सारे जो है ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएंगे। सो बी होपफुल और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, और पढ़ाई साथ साथ इंशाल्लाह। चले अगले 3 महीने फिर साथ चलेंगे, 3 महीने टिल योर एग्जाम।
इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा, डॉक्टर तैयबा। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।